हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे राम मंदिर मामले में अब कूदा ओआईसी। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए उठाया बाबरी मस्जिद का मुद्दा। जी हां दोस्तों, पहले पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, अब दोस्तों ओआईसी जता रहा है ऐतराज। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इसने, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के पूर्व होम मिनिस्टर ने चुनावी रैली में इंडिया के खिलाफ उगला जहर, कहा हम नंगे और भूखे रह लेंगे लेकिन भारत के मंदिरों। दोस्तों पूरी बात आपको विस्तार से आगे बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे मालदीव में चीन का खतरनाक जासूसी जहाज आखिर क्या चाहता है ड्रैगन। जी हाँ, कहीं भारत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे बीएसएफ ने बांग्लादेशी सीमा रक्षक के जवान को मारी गोली, तस्कर बन भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बचा या मर गया या क्या हुआ, आपको एक से एक जानकारी बताएंगे। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर हुई है दर्ज। तो दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां राम मंदिर मामले में कूदा ओआईसी। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए उठाया बाबरी मस्जिद का मुद्दा। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की इस्लामिक सहयोग संगठन ने आलोचना की है। 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढाकर उसकी जगह यह मंदिर बनाया गया है, उस पर वो गहरी चिंता व्यक्त करता है। ओआईसी सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के शहर अयोध्या में पहले से ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन चिंताजनक है। बयान में कहा गया है कि अपने पिछले सत्रों में विदेशी मंत्रियों की परिषद द्वारा व्यक्त ओआईसी की स्थिति के अनुरूप सचिवालय 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए इन कार्यों की निंदा करता है। ओआईसी का बयान भी पाकिस्तान की ओर से एक दिन पहले जारी स्टेटमेंट से मेल खाता है। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा गया कि अयोध्या में 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया यह मंदिर भारत के लोकतंत्र पर एक कलंक की तरह है। 1992 में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा और फिर उसके बाद यहाँ से यह मंदिर बनाया गया। इस घटनाक्रम से साफ है कि भारत में आने वाले समय में मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अयोध्या के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को भी कट्टरपंथी तोड़ सकते हैं। ये बयान दोस्तों कल का है जो पाकिस्तान ने दिया था, जो हमने आपको कल की खबर में बताया था। लेकिन अब दोस्तों ओआईसी ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए ये बयान दिया है और दिखाने की कोशिश की है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उनके मस्जिद सुरक्षित नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपका करारा जवाब देना चाहेंगे ओआईसी और पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें इस मुद्दे पर यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व होम मिनिस्टर ने भी बयान दिया दोस्तों और इंडिया के खिलाफ जहर उगला, कहा हम नंगे और भूखे रह लेंगे लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है, ये जंग में लड़ेगी भी और मारेगी भी। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व होम मिनिस्टर शेख रशीद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो ये भाषण शायद एक चुनावी रैली के दौरान दे रहे थे। वीडियो में पूर्व पाकिस्तानी मंत्री कहते हैं कि कौम जिंदा हो गई है, ये मरने और मारने के लिए तैयार है। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भारत को कहा था कि हमारे पास ऐसे बम बारूद हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद ना ही बिरला मंदिर की घंटी बजेगी और ना ही हिंदुस्तान में घास हो पाएंगे। हम नंगे और भूखे रह लेंगे लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है, ये जंग में लड़ेगी भी और मारेगी भी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं दिखाने को, ना कुछ करने को है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इनके बयानबाजी आप सुनकर वाकई में कहेंगे जैसे कि पूरी दुनिया में यही सबसे सुपर पावर कंट्री हो जो ऐसी धमकियां दे रहा है। बाकी पाकिस्तान की आज क्या हालत है दोस्तों आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं और कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति दोस्तों पाकिस्तान की है। गरीबी, लाचारी और गर्त में जाने के बाद काफी ज्यादा बौखला चुकी है और सब चीज का इल्जाम वो भारत पर ही लगाती है। इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है, साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव में चीन का खतरा जासूसी जहाज आखिर क्या चाहता है ड्रैगन, कहीं भारत के खिलाफ ये साजिश तो नहीं। जी हाँ, भारत से राजनयिक विवाद के बीच मालदीव ने एक बार फिर पीठ पर छुरा घोंपने वाला काम किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना परम मित्र बताने वाले मोहम्मद मुइजू ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। उन्होंने चीन के जासूसी जहाज को अपने क्षेत्र में घुसने की इजाजत दे दी। भारत से तनावपूर्ण संबंधों के बीच मालदीव ने चीनी जहाज के माले आने की पुष्टि करते हुए कहा कि मित्र राष्ट्रों के जहाजों का स्वागत है। चीनी जहाज के कुछ हफ्तों में मालदीव पहुंचने की संभावना है। इसने भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। भारत की चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछले साल चीन ने अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका धरती पर उतारा था, तब भी काफी बवाल हुआ था। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद उसे मोहम्मद मुइजू के उठाए कदम
भारत के खिलाफ ही रहे हैं। मालदीव का सर्वा बनने से पहले उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना की आलोचना की थी और जीतने पर भारतीय सेना को देश से बाहर करने का भी वादा किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइजू ने किया भी ऐसा ही। मुइजू सरकार ने भारत को सेना के वापस चले जाने के लिए 15 फरवरी तक का वक्त दिया है। इतना ही नहीं, मालदीव की परंपरा को तोड़ते हुए मालदीव के राष्ट्रपति भारत न जाकर चीन दौरे पर गए। इसी महीने मुइजू ने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। ये उनकी पहली राजकीय यात्रा भी थी। एक स्वतंत्र खुफिया शोधकर्ता और ओपन सोर्स डेटा के अनुसार एक चीनी जासूसी जहाज के जल्द ही मालदीव पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी जासूसी जहाज पिछले साल श्रीलंकाई धरती पर उतरा था, जिसके बाद चीनी जहाज पर भारत की जासूसी करने का आरोप भी लगे थे। चीन ने इस बार मालदीव के सहारे भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। बहरहाल दोस्तों, भारत के लिए वाकई बहुत बड़े खतरे के रूप में ये देखा जा सकता है, लेकिन भारत का इस पर क्या कदम होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत की सेना भी अभी भी मालदीव में मौजूद है। और अगर चीन का ये जासूसी जहाज मालदीव के तट पर उतरता है तो कहीं ना कहीं भारत कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का लगाया आरोप। जी हां, श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी नौकाएं जब्त कर ली है। आरोप है कि ये मछुआरे उसके जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ रहे थे। इस तरह की 1 महीने के भीतर ये चौथी घटना है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। नौसेना की विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी 2 नौकाओं को सोमवार को जाफना के डेल्फ्ट द्वीप के उत्तर में जब्त कर लिया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि पकड़े गए 6 मछुआरों को कांकनसन थुरई बंदरगाह लेकर जाया गया है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मेलाडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया जाएगा। पिछले हफ्ते 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी 2 नौकाएं भी जब्त कर ली गई थी। दोनों देशों के बीच लंबे समय मछुआरों का विवादास्पद मुद्दा है। श्रीलंकाई नौसेना ने पाक जल डमरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी की थी। अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगाते हुए उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया था। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस पर भारत को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, या तो समुद्र में ऐसे बाढ़ लगाने चाहिए जिससे कि मछुआरे ये समझ सके कि ये बॉर्डर लाइन है, या फिर मछुआरों को कुछ शिक्षा दी जाए। इसी तरह के कुछ अन्य उपाय सुझा सकते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बहुत बड़ी खबर, बीएसएफ ने बांग्लादेशी सीमा रक्षक के जवान को मारी गोली। तस्कर बन भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। जी हाँ, कथित रूप से मवेशी तस्कर के रूप में आए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी के एक जवान को पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कर्मी ने उस समय गोली मार दी जब वो अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाद में बीजीबी जवान की मौत हो गई। घटना उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बोंग गांव इलाके में सोमवार को तब हुई जब बांग्लादेशी मवेशी तस्करों के एक समूह ने तार की नवनिर्मित बाढ़ से भारत में घुसने का प्रयास किया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात एक बीएसएफ जवान ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कुछ अज्ञात लोगों को देखा जो कुछ मवेशियों के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब जवान ने तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्हें पता चल गया कि वो अकेला है और उन्होंने उसे घेर लिया और धारदार धनाती से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मजबूरन भारतीय बीएसएफ अधिकारी को गोली चलानी पड़ी और अपने बचाव में गोली चलाने के बाद एक हमलावर घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वैसे में आप लोग दोस्तों वाकई में कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या अपना जान बचाना गलत है, क्या बीएसएफ ने बिल्कुल सही कार्य किया, उस पर गोली चलाकर बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की ओर चले, जहां 3 तरफ से हमला करने वाले दुश्मनों से काबुल को बचाएगा अपना भारत। ईरान के चाबहार पोर्ट से भेजी गई मदद। जी हां, भारत ने अफगानिस्तान सरकार को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजा है। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए इस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान पर 3 तरफ से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की ओर से टिड्डी दल ने हमला किया है। इससे फलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए अफगानिस्तान के सामने खाद्य संकट खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया है। फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए भारत ने ड्रमों में भरकर 40,000 लीटर कीटनाशक चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान की मदद के लिए भेज दिया है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में चुनाव प्रचार से दुनिया हैरान। नवाज शरीफ की रैली में लाए गए असली वाले शेर और टाइगर। जी हां, पाकिस्तान में इस समय आम चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्ता में आने की मजबूत दावेदार मानी जा रही नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी बोले तो PMLN लगातार रैलियां कर रही है। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और भाई शहबाज शरीफ भी प्रचार में जुटे हैं। पाकिस्तान के सबसे सीनियर राजनेताओं में शुमार नवाज शरीफ की मंगलवार को लाहौर में रैली थी। इस रैली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस रैली में एक शेर और एक टाइगर लाया गया जो असली का था। लाहौर में आने वाली नेशनल असेंबली की सीट 130 पर मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की चुनावी रैली थी। इस
रैली में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना एक शेर। नवाज शरीफ और मरियम की सार्वजनिक रैली में पिंजरे में बंद एक सचमुच का शेर लाया गया। इस शेर को एक गाड़ी में लाया गया, जिसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। शेर को रैली में लाने का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN का चुनाव निशान शेर है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता सचमुच का शेर ही रैली में ले आए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान चुनाव में पहुंचेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और पत्रकार। आखिर भारत से कितने लोगों ने मांगा है वीजा? दरअसल बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंकी ने मंगलवार को बताया है कि देश में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक निगरानी रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार इलेक्शन कवर करेंगे। पाकिस्तान सरकार 170 से अधिक अनुरोधों पर विचार कर रही है, जिनमें 24 अनुरोध भारत से हैं। सोलंकी ने कहा कि अभी तक विदेशी पत्रकारों को 49 वीजा जारी किए जा चुके हैं और 32 वीजा इस समय प्रक्रियाधीन है। नई दिल्ली में हमारे उच्चायोग को 24 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनके संबंध में प्रक्रिया चल रही है। इस समय प्राप्त कुल अनुरोधों की संख्या 174। अगली खबर बता दें, कंगाल पाकिस्तान रेल का कायाकल्प करेंगे भारत के 2 दोस्त, $1 अरब का होगा निवेश। चीन भी एक्शन में। जी हाँ, पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे रेलवे सेक्टर को $1 अरब तक का निवेश मिलने जा रहा है। ये निवेश भारत के करीबी माने जाने वाले देश रशिया और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। रशिया और UAE ने पाकिस्तान के रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में दिलचस्पी दिखाते हुए इस निवेश का फैसला लिया है। पाकिस्तान की इसके लिए इन दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। एक समय यात्री और माल परिवहन की पसंद रहा पाकिस्तान के रेलवे क्षेत्र टैंकर माफिया के कब्जे के चलते काफी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अगली खबर बता दें, अमेरिका ने खड़े किए हाथ, कहा यूक्रेन की रशिया के खिलाफ मदद के लिए नहीं है उसके पास रकम। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के अप्रैल 2022 में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की स्थापना के बाद अमेरिका यूक्रेन को जरूरी गोला बारूद और मिसाइल भेजने में असमर्थ है। अमेरिकी संसद से बजट को मंजूरी मिलने और यूक्रेन की लड़ाई के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करने की प्रतीक्षा के बीच अमेरिका इस अंतर को पाटने के लिए सहयोगियों की ओर देख रहा है। अमेरिका लगभग 50 देशों की एक मासिक बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार की बैठक दीर्घकालिक जरूरतों पर केंद्रित होगी। अगली खबर बता दें, म्यांमार का गृह युद्ध भारत और चीन की सीमा तक पहुंचा, हार रही सेना क्या गद्दी छोड़ेंगे सैन्य तानाशाह मिन? बता दें, बीते काफी समय से गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार के जुंटा नेता जनरल मिन आंग होइंग के हालिया संबोधन ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। उनके पद से हटने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सैन्य तानाशाह मिन आंग का टेलीविजन पर नए साल का संबोधन बहुत ही छोटा, सिर्फ 5 मिनट का रहा। उनके संबोधन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि सेना ने 2 महीनों में विद्रोही बलों के हाथों करीब 1 दर्जन शहर खो दिए हैं। उन्होंने फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से म्यांमार में जो हुआ है उसके लिए विद्रोहियों को दोषी ठहराया और किसी समूह का नाम लिए बिना क्षेत्रवाद के प्रति आगाह किया। अगली खबर बता दें, संसद सुरक्षा चूक मामले के बाद बड़ी सतर्कता, परिसर में CISF के 140 जवान तैनात, कर्मचारियों को इनसे बचने को कहा गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने नए उपाय के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 140 कर्मियों को संसद परिसर में तैनात किया है। ये कदम 31 जनवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेने के लिए उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। पिछले साल दिसंबर में संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था, जब कुछ लोग रंगीन धुएं के कनस्तरों के साथ लोकसभा और संसद परिसर में घुस गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा की थी। CISF के कुल 140 कर्मियों ने सोमवार से संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। सूत्रों ने बताया कि ये जवान आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे। इसके अलावा इमारत को अग्नि सुरक्षा कवर भी प्रदान करेंगे। अगली खबर बता दें, बांग्लादेश की PM शेख हसीना की बेटी को WHO में मिली अहम जिम्मेदारी, क्या PM मोदी की वजह से जीता था चुनाव? बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वो 1 फरवरी से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। साइमा को पिछले साल नवंबर में इस पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। 50 वर्षीय साइमा वाजिद ने नेपाल के एकमात्र उम्मीदवार डॉक्टर शंभू प्रसाद आचार्य को शिकस्त दी थी। अगली खबर बता दें, इजराइल में भी मनाया गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न। 300 लोगों को कराया गया भोज। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले शनिवार को इजराइल के तेल अवीव में तेलंगाना एसोसिएशन ने एक पूजा समारोह आयोजित किया। ये कार्यक्रम तेल अवीव के बीट दानी हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें भजन कीर्तन भी हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर करीब 300 लोगों को भारतीय भोजन भी परोसा गया। सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। PM मोदी ने रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। दुनिया भर से करीब लाखों की
संख्या में लोग इस भव्य कार्यक्रम को देख रहे थे। जी हाँ, ऐसे में जय श्री राम आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में। अगली खबर बता दें, मुस्लिम देश यूएई से लेकर वियतनाम तक दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर का बजा डंका। क्या है मंदिर डिप्लोमेसी? दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इसकी काफी ज्यादा बात हो रही है। मंदिर एक आस्था की जगह होने के साथ साथ वियतनाम से लेकर अबू धाबी तक भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए एक टूल की तरह काम करते रहे हैं। भारतीय विदेश नीति में मंदिरों ने एक दिलचस्प भूमिका निभाई है। मंदिरों ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में नए राजनयिक संबंध खोलने की अनुमति दी है। तो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भी मंदिरों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर कूटनीति ने दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की कूटनीतिक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने के बाद भारत को नए राजनयिक साझेदारों की तलाश थी। इस तलाश ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया और इन देशों से जुड़ने के लिए भारत ने संस्कृति पर भरोसा किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत ने हिंदू और बौद्ध धर्म की अपनी साझा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। प्रसिद्ध राष्ट्रीय विरासत स्थलों को पुनर्स्थापित करके भारत ने विदेशों में अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये सब संभव पीएम मोदी की वजह से ही हुआ है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कह दीजिएगा। अगली खबर बता दें, श्रीलंकाई तमिल नेताओं ने की 13A संशोधन को लागू करने की मांग, कहा भारत को दखल देना चाहिए। जी हाँ, श्रीलंका के तमिल नेताओं ने मांग की है कि श्रीलंकाई संविधान के संशोधन 13A को लागू करवाने के लिए भारत को दखल देना चाहिए। श्रीलंकाई संविधान का संशोधन 13A अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता की कुछ शक्तियों के हस्तांतरण की बात कहता है। श्रीलंका में तमिल समुदाय के वरिष्ठ नेता आर संपन्नथान ने सोमवार को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा से मुलाकात की थी। श्रीलंका में तमिलों के संगठन तमिल नेशनल अलायंस ने यह जानकारी दी। अगली खबर बता दें, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में हुआ विफल। ईरानी मिसाइलों से नहीं सका इसे बचा। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किए गए ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी सेना अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। दरअसल बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की सेना एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करती है। इनको काफी खर्च करके खरीदा गया है। इनमें से ज्यादातर चीन से ली गई है, जो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में विफल रही है। मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद हमले के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 3 घंटे और 6 मिनट बिताए। पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को ना तो उनके आने का पता चला और ना उनके जाने का पता चला। जी हाँ, अमेरिकी वायुसेना ने अफगानिस्तान सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और ओसामा को मारने के बाद लौट गए। इसी तरह फरवरी 2019 में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाक हवाई क्षेत्र में एंट्री ली, तो पाकिस्तान वायुसेना की रक्षा प्रणाली उनको समय से जवाब ना दे सकी। अब ऐसे में दोस्तों ये देखा गया कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, किसी भी दिशा में बचाने में विफल रहा। जी हाँ, ऐसे में चीन पर भी ये बहुत बड़ा उंगली उठता है। कल को अगर भारत के साथ चीन का झड़प होता है तो भी दोस्तों अपना भारत कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा पाएगा, क्योंकि चाइना की चीजें तो चाइना की ही होती है, पूरी दुनिया में सबको पता है। अगली खबर बता दें, भारतीयों को जल्द ही मिलेगा सुपर पासपोर्ट, एडवांस फीचर से होगा लैस, विदेश जाना होगा चुटकी बजाने जितना आसान। दरअसल भारत के नागरिकों को पहला ई पासपोर्ट जल्द ही मिल सकता है। भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है। ये 2012 में शुरू हुई मौजूदा प्रणाली का अपग्रेडेड वर्जन है। चिप वाले इन पासपोर्ट के सभी तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इस नए सिस्टम से लोग आसानी और अपग्रेडेड आधार पर पासपोर्ट बनवा सकेंगे और विदेश जाने की योजना को पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर FIR दर्ज, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के निर्देश पर बड़ा एक्शन। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR दर्ज की गई है। वो पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के निर्देश पर FIR दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में FIR दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120B, 143, 147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही उन पर 188, 283, 353, 332, 333, 427 IPC RW सेक्शन और PDPP अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। लोकसभा चुनाव से पहले क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खेल दिया बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है तो वहीं आरजेडी ने केंद्र पर निशाना भी साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर कर कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा
महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर सरकार ने एक साथ कई चीजों का साधने की कोशिश किया है। 4 फरवरी को पीएम मोदी जी बिहार के बेतिया जाने वाले हैं। बेतिया के सुगौली में वो रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में केंद्र की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने का प्रोग्राम है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी राज्य में अपने सबसे पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के बगैर चुनावी मैदान में उतरेगी। अब ऐसे में दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जाएगा, मोदी सरकार के फैसले का क्या आप भी समर्थन करते हैं दोस्तों? लेकिन एक चीज तो है, पीएम मोदी सरकार विपक्ष को चौंका जरूर देती है और वो क्या फैसले लेगी विपक्ष भी कभी नहीं सोच सकती। जी हाँ दोस्तों, मानते हैं कि नहीं आप लोग इस बात को? और साथ ही साथ मानते हैं तो कमेंट में क्या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दे, पहले ही दिन बन गया महा रिकॉर्ड। 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। लाखों भक्त अभी भी अयोध्या में डटे हुए हैं। जी हाँ, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आधी रात से ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए जमावड़ा लगने लगा था और मंगलवार देर शाम तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर चुके थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर कई बार भीड़ काबू से बाहर होती दिखाई दी, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया और लोगों को कतार में खड़ा करवाकर भगवान राम के दर्शन करवाए। सूचना निदेशक शिशिर ने मंगलवार देर शाम जारी एक बयान में बताया कि आज 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। योगी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि सभी चलते वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई दोस्तों। और इतना ही नहीं, जब हद से ज्यादा बेकाबू भीड़ हुई तो पुलिस ने लहराई लाठियां, टूटी बैरिकेडिंग। डीजी और एसीएस को भी मौके पर पहुंचना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर ने श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। ऐसे में जय श्री राम आपका लिखना तो बनता ही है दोस्तों। बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।